आज मैं आपको एक नए शब्द से परिचित कराता हूं, देखना ये सही है कि नहीं। क्वाड्रुपोलर यानी चतुर्ध्रुवीय हम जो है दुनिया को बनाने जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से इस पैटर्न को एनालाइज करें। पूरी दुनिया, अमेरिका ने अभी बोला है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, फ्रॉम ग्रीनलैंड टू कनाडा के जस्ट ऊपर और वहां से पूरा साउथ अमेरिका, यानी कि दुनिया का जो पूरा पश्चिमी गोलार्ध है, उसने कहा इसका मालिक मैं हूं, यहां मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं है। तो उसने एक सीधे सीधे एक पावर स्ट्रगल को खुलकर, मतलब अभी तक अमेरिका जो है वो बेसिकली पर्दे के पीछे से सारा काम करते हैं, लोकतंत्र के नाम पे, रिजीम चेंज करने के नाम पे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने बेशर्मी के साथ खुलकर बोला कि मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तुम क्या कहते हो, मेरी बातें क्या है, तो उसने खुलकर बोला वो पर्दे के पीछे वाली है। लेकिन ये अमेरिका की डे वन से पॉलिसी है। इसने पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है WH, पश्चिमी गोलार्ध, उसने कहा सब कुछ मेरा। ग्रीनलैंड पे कह रहा है कि भाई यहां पर, उसने एक लाइन बोली, ग्रीनलैंड, अभी जैसे किसी बच्चे ने कहा कि उसके नीचे बहुत ज्यादा जो है वो खनिज दबे पड़े हैं, फलाना दिखाना, अरे उसके ऊपर बहुत बर्फ है, उस बर्फ को खोद के खनिज निकालना भी बहुत लंबा काम है। अगर वो इतनी बर्फ पिघल गई ना तो ये सब बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अमेरिका के ऊपर क्लाइमेट चेंज आएगा तो वो भी निपटेगा, उसके भी कोस्टल एरियाज है, न्यूयॉर्क डूब जाएगा, उसका भी समुद्र का स्तर जब बड़ा 3 मीटर ऊपर बड़ा, सब खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क उसकी जो है एक तरह से आर्थिक राजधानी है, उसकी जो है वो उसका हार्ट है, वो भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। तो वो बर्फ पिघला के रातों रात ग्रीनलैंड की वो सारा का सारा खनिज नहीं निकालने जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, जो शायद एनालिसिस आपको कहीं देखने को नहीं मिली होगी। तो बेसिकली इसलिए ग्रीनलैंड इतना जरूरी क्यों है, कनाडा के ऊपर कैसा है, अब जरा समझो। आने वाले दुनिया में हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें दिखाई पड़ेंगी, जिसका नाम है URIC, यूरिक। अब ये यूरिक क्या, यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 क्वाड शक्तियां हमारी तैयार होने जा रही हैं। यानी दुनिया आगे चलकर चतुर्ध्रुवी होगी। ये समझ, इसका पैटर्न शुरू हो जाए, 20-25 साल लग जाएंगे, लेकिन चतुर्ध्रुवी होगी, बहुत ध्यान से समझते जाना। अब जो ग्रीनलैंड है वहां से एसेस मिलता है रशिया और चाइना को, वो अपनी मिसाइल परीक्षण इधर उधर करके और अपने साथ के देशों को उधर से लेके जाते हैं। वेस्टर्न हेमिस्फीयर पूरा का पूरा इसका मालिकाना आगे, सिर्फ ब्राजील को एग्जिट कर दो। ब्राजील अभी किधर जाएगा किसी को नहीं पता, ब्राजील बड़ा देश है और साउथ अमेरिका में ब्राजील को एग्जिट कर दो। ब्राजील अपना ओरिएंटेशन क्या रखेगा ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाते हैं रशिया पे। आने वाले टाइम में रशिया एक बहुत बड़ा हब बनेगा, ठीक है, रशिया बहुत बड़ा हब बनेगा, जिसमें उसके पास बहुत बड़ा क्षेत्र और जो सेंट्रल एशिया के देश है, कजाकिस्तान, इसको हम अपने साथ वो लेकर जाएगा। जो यूएसएसआर का सेगमेंट था, यानी पूर्वी यूरोप तक के हिस्से को अपनी तरफ लेकर आएगा। अभी आपने देखा कि जो नाटो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन देश है, वो भी रशिया के साथ अब बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। जब उसने मिसाइल पोलैंड तक मार दी तो उसने कहा कि देखो यूक्रेन मेरे लिए सिर्फ टेस्टिंग ग्राउंड है, मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन निपटा दूंगा। और इधर नाटो के बजट को बढ़ाने के लिए बात कर दी अमेरिका ने। अमेरिका और जो है वो यूरोपियन यूनियन की रस्साकसी हो गई है। इतनी अंदर खतरनाक चीजें चल रही, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, तो पॉइंट्स लिख लोगे तो बहुत मजा आएगा। तो जो ये ब्रिटेन था, जो ये फ्रांस था, ये जो जर्मनी था, इन लोगों ने तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है ना पूरी दुनिया में। इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था, सबसे बड़ी सेना जो ब्रिटेन के पास। आज आपको पता है इस नाटो के चक्कर में अमेरिका ने उन सबको एकदम अपाहिज सा बना दिया है। आज ब्रिटेन के पास जो टोटल कुल जो काउंटिंग ऑफ नंबर्स ऑफ जो आर्मी है वो केवल 60,000 की है। ये इतना डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट है कि मात्र 60,000 की आर्मी। यूरोप में केवल फ्रांस एक ऐसा देश है जिसके पास अभी भी थोड़ा बहुत हिम्मत बची, उसने भी अपना सब कुछ यूक्रेन में दांव पे लगा दिया। नहीं तो यूरोपियन यूनियन के देशों के पास अपना कुछ बचा ही नहीं है लड़ने के लिए। अमेरिका के ऊपर इतना डिपेंडेंट, वो पैसा दे रहे हैं उसको केवल, वो उससे सहायता मांग रहे हैं। और ऐसे में जैसे फ्रांस ने कहा कि मैं नाटो से बाहर निकलना चाहता हूं, अब धीरे धीरे यूरोप में भी 2 फाड़ होंगे। उसमें से एक बड़ा वर्ग जो है रशिया के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, याद रखिएगा। इसके बाद इधर है चाइना। तो चाइना जो है वो जो एक्सट्रीम ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं और जो इसके साथ मंगोलिया, मंचूरिया और ये सारा जो क्षेत्र लगाते हुए वो अपने साथ रखेगा। इसके बाद आ जाते हैं भारत की तरफ। तो भारत को, जैसा कि बहुत पहले से ये बात पता था, हम भारतीयों को छोड़कर पूरी दुनिया को ये बात पता था कि भारत एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग पावर होगा। कर्जन ने 1905 में ये बात कही थी कि इंडिया हैज अ क्राउन पोजीशन, और वो चाहे या ना चाहे उसको ग्लोबल जो है कम से कम हिंद महासागर में अपनी जो है वो सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। धन्य हो हमारे जो है वो शुरुआती दौर के नेताओं का, जो शायद अंग्रेजों की स्टाइल, अंग्रेजों की संस्थाओं पे तो कॉपी करते थे, लेकिन कर्जन ने जो बोला था उसको समझ नहीं पाए। वो समझ नहीं पाए कि इंडियन ओशियन जो हिंद भारत के नाम पर है, वो इंडियन ओशियन की जो लोकेशन है, जो उसकी ज्योग्राफी है, वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत ही शानदार है, वो उसको डोमिनेटिंग पोजीशन पे, क्राउन पोजीशन पे लेकर आती है। तो भारत जिस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जुड़ रहा है, फोकस अफ्रीका कार्यक्रम के साथ जा रहा है, ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ वो जुड़ रहा है, आने वाले समय में हमें दिखाई पड़ेगा कि भारत के साथ जो ईस्टर्न अफ्रीका के कंट्रीज हैं, ईस्टर्न अफ्रीका और जो साउथ ईस्ट एशिया है,
ये पूरा एक कॉन्ग्लोमरेट बनेगा। भारत अभी से चाहे तो इसकी शुरुआत कर सकता है, कॉन्ग्लोमरेट बनेगा, एक ग्रुपिंग बनेगी, जैसे यूरोपियन यूनियन की ग्रुपिंग है वैसे भारत की अपनी ग्रुपिंग होगी, जिसमें ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट वो ऑलरेडी अपना एस्टैब्लिश कर चुका है। तो तुम्हें लग रहा हो कि ग्लोबल साउथ अभी कुछ चाहिए, भविष्य की चीजें। और हम ये देखते हैं इसमें इसराइल एक तरह से कैटलिस्ट स्टेट होगा जो सभी के साथ अपना काम करेगा, और उसका जो प्लान था वो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, वो अपना पूरा जो अरब वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको वो कैप्चर करके अपना शांति समा रहेगा। ठीक है, वो वहां पर रहेगा, उनका कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से वो जो यहूदियों के साथ रहा कि भाई वो ग्रेटर इसराइल वो बना लेंगे, उसमें वो आसपास के सारा हिस्सा वो कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद तुर्की भी हो सकता है कि नाटो से वो निकल जाए या वो अपना बीच में कहीं फंसा रहे, इधर उधर रहे। तो ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन भविष्य जो है वो 4 कंट्रीज का है। यूएस साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ पागलों की तरह चल रहा है और ये करेगा, वो करेगा जहां जहां उसको विरोध आ रहा है, जो उसके खिलाफ बातें कर रहा है उनको निपटाता जाएगा। ठीक है, इसमें इसराइल भी उसका साथ देगा। जो यूरोप है वो अब कई हिस्सों में टूटेगा, बहुत हो गया उसकी सुप्रीमेसी, अब वो कई हिस्सों में अपनी आइडियोलॉजिकली टूट सकता है, कल्चरली टूट सकता है या इकोनॉमिकली टूट सकता है, वो कई हिस्सों में टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता जा रहा हूं, अचानक से जैसे यूएस ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए फलाने ठिकाने चीज की, तो अटलांटिक के पार जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, अब आप देखिए जरा ध्यान से, उसमें सबसे पहले ब्रेक्जिट हुआ, तो ब्रेक्जिट से निकल गया कौन? ब्रिटेन। और ब्रिटेन सबसे पहले आता है भारत के साथ क्या करता है? एफटीए साइन करता है। अचानक से यूरोपियन यूनियन, आप देखिए जर्मनी आता है, जर्मनी पिछले 1-2 साल से भारत के खिलाफ बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था, सैंक्शन दुनिया भर की बातें, और भारत विरोधी लोग जर्मन में ज्यादा दिखाई पड़ रहे थे। कनाडा और जर्मनी दोनों जो है भारत विरोधी बातें करते हैं। अचानक से जर्मनी आता है और सबमरीन की डील कर लेते हैं। भारत 4 देशों के साथ बहुत बड़ी बड़ी डील कर रहा है, और अभी देखना लगातार यूरोप से लोग आ रहे हैं। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, आपने देखा कि चांसलर भारत में है, पतंग पतंग उड़ाते हुए देखे। अभी जो यूपी की हेड है वो भारत आ रही है, और सबकी डील कम से कम $6 बिलियन से सबकी डील शुरू हो रही है। 6 बिलियन, 8 बिलियन, 14 बिलियन ऐसे डील। रफाल के साथ हमारा सबसे बड़ा जो है वो सौदा होने जा रहा है। सबमरीन्स हो गए, रफाल हो गया, अंदर जो है इक्विपमेंट्स हो गए। फ्रांस के साथ हम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे भी डील कर रहे हैं। तो हमारी सबके साथ डीलिंग बढ़ती चली जा रही है, और तरह की डीलिंग हमारी बढ़ती चली जा रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, यूरोपियन यूनियन, जब यूएस को ये लगा कि हम भारत को कमजोर कर लेंगे, भारत बिल्कुल शांत बैठा रहा, अपने आप को मजबूत करता रहा, और इसने यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी जो है अलग अलग देशों के साथ, ब्रेक्जिट के जो देश है ब्रिटेन के साथ, इसने क्या किया? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना शुरू किया। अब जो ये अमेरिका के साए से निकल नहीं पा रहे थे वो निकलना शुरू हो गए। अब फ्रांस को हम बहुत बड़े खरीदार हो गए रफाल के। ये हमसे जो है यूएस कहता रहा कि हमसे F-35 ले लो, फलाना ले लो, ढिकाना ले लो, हमने कुछ नहीं खरीदा, हमने कुछ नहीं खरीदा। हमने यूरोपियन जो फ्रांस को हमने बहुत बड़ा बाजार दे दिया, भारत उसके साथ। तो अब वो कह रहा है, वो नाटो से कह रहा है कि सबसे पहले स्टेटमेंट आया तो वो नाटो से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाटो का जो भविष्य है वो ऐसे ऐसे हिल रहा है, हिलडुल रहा है, बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। जर्मनी भारत के साथ ट्रेड करने आ गया है, यूरोपियन यूनियन ट्रेड करने आ गया, और भी अन्य देश भारत की तरफ भाग रहे हैं ट्रेड करने के लिए। उन्हें अपनी इकॉनमी बचानी है, तो समझ में आ गया अमेरिका भरोसेमंद साथी नहीं रहा। अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं है जो अपने संरक्षण पे दुनिया भर के चीजों, तो अमेरिका अपना खेल खेल रहा है। इसमें कई छोटे छोटे देशों को गेम समझ में नहीं आ रहा। फिर लोग कह रहे हैं भारत क्यों नहीं हमला कर दे रहा बांग्लादेश में, भारत क्यों नहीं ये कर दे रहा, भारत क्यों नहीं रिटेलिएट कर रहा। भारत में लोग है, डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दो, मोदी ये करो वो करो। भारत चुपचाप है, भारत चुपचाप है, क्योंकि इस समय जो भी आप सुपर पावर से तुम देखोगे चुपचाप। नोटिस करके देखना एक पैटर्न, वो अपना काम कर रहे हैं। उसने खुलकर बोलना शुरू किया, भाई मेरे को सीधा सा फंडा है, मेरे को पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर मेरा है, यानी दुनिया का पश्चिमी गोलार्ध मेरा, खत्म हो गई बात। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ऊपर सब कुछ मेरा, और मैं लेके रहूंगा। इसने अपना कह दिया। रशिया बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा है, तुम चाहे यूक्रेन पे कुछ भी बात करो, सैंक्शन लगाओ, फलाना करो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। चाइना चुपचाप अपना टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट कर रहा है, फलाना कर रहा है, अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में उसने पैसा डाल के उसको निचोड़ना शुरू कर दिया। चाइना को जो करना है वो कर रहा है, और चुपचाप भारत भी यही काम कर रहा है। शांत से देखो जो उसको कहना, मतलब ये चुपचाप का मतलब हुआ कि जिस थीम पर वो हैं, जिस प्रोजेक्ट पर वो हैं, उससे डाइवर्ट नहीं हो रहा। कई लोगों ने कहा सीज फायर क्यों कर दिया, पाकिस्तान को मार के वहीं पे निपटा देते, ये वो दुनिया भर का बांग्लादेश के साथ करो। ये लंबे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इन्हें पता है कि आने वाले समय में संसार 4 भागों में बटेगा, और भारत को लीड करना होगा। पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत को लीड करना होगा, यहां से लेकर मलक्का तक भारत को लीड, पूरा पूर्वी अफ्रीका भारत को लीड करना होगा। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि बहुत ज्यादा जो है लीड, और बाकी देशों के साथ भी इनके बहुत अच्छे कॉन्ग्लोमरेशन तैयार होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा एक तो आपका, अभी आपने देखा कि हमने इजराइल के साथ बहुत जबरदस्त, आपको पता भी नहीं चला खबर का, भाई हमने बहुत बड़ा रक्षा जो सौदा किया है, वो मिसाइलें जिसने ऑपरेशन सिंदूर में निभाया है पाकिस्तान को, वो सारी मिसाइलों का हमने सौदा किया। इसके बाद यूएई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यूएई के साथ भी हम अपने संबंधों को बहुत बेहतर करेंगे। ये दोनों कैटलिस्ट स्टेट के रूप में काम करेंगे। और दुनिया अगर देखेंगे तो 4 अलग अलग रूपों में, ठीक है, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंडिया, ये 4 ऐसे जो हैं वो दुनिया में गोलार्ध दिखाई पड़ेंगे, जहां पर ये चारों ही 4 ध्रुवीय हो जाएगी दुनिया।
और ये इनके अपने अपने कॉन्ग्लोमरेट्स होंगे।